नमस्ते। आज जिक्र देश के एक ऐसे महान वैज्ञानिक का होगा स्पेशल स्टोरी में, जिसको अमेरिका ने अपने ही देश भारत में जासूसी के आरोपों में जेल में बंद करवा दिया था। मूल रूप से तमिलनाडु के, लेकिन जन्म से केरल के नंबी नारायण को क्रायोजेनिक तकनीक पर काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक तकनीक कम तापमान में सैटेलाइट इंजन से काम करने से संबंधित थी, जिसके अभाव में भारत स्पेस में सैटेलाइट भेजने में दिक्कतें फेस कर रहा था। भारत पहले इस तकनीक के ऊपर कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी फ्रांस के आगे घुटने टेक रहा था। अमेरिका जो उसमें पाकिस्तान का मित्र था, लेकिन भारत का कथित तौर के ऊपर दुश्मन था, उसने साफ मना कर दिया ये टेक्निक देने से, भैया आपको हम ये टेक्निक नहीं दे सकते। क्योंकि रूस उसमें इतना शक्तिशाली नहीं था। आपको पता है 1991 के अंदर उसका विघटन हो गया था। अमेरिका की धमकी के आगे फ्रांस जो है, फ्रांस ने भी अपने घुटने टेक दिए। लेकिन नंबी नारायण एक लंबी रेस के घोड़े थे, उन्होंने निश्चय कर लिया और अमेरिका को आंख दिखाते हुए कहा कि भारत खुद इस टेक्निक को विकसित करने का काम करेगा। और इस निश्चय के आगे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अपनी टीम जो थी उसको पूरे के पूरे जोश के साथ में इस कार्य के अंदर लगा दिया। अब देखिए होता क्या है। नंबी नारायण क्योंकि देश के एक ऐसे महान वैज्ञानिक रहे हैं, जो हमारी जो इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी के बराबर ला करके खड़ा कर दिया था। जब ये काम अपने पीक के ऊपर था, टेक्निक लगभग लगभग विकसित होने ही वाली थी, तभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने भारत में अपने जो भाड़े के टट्टू बैठे हैं, उनकी सहायता से महान वैज्ञानिक नंबी नारायण को देशद्रोह के फर्जी आरोप में फंसवा करके जेल भेज दिया। दरअसल बात अक्टूबर 1994 की है। मालदीव की एक महिला जिसका नाम मरियम रसीदा था, उसको केरल के तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। रसीदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस महिला ने अपने साथ नंबी नारायण को भी लपेट लिया, यह कहते हुए कि नंबी नारायण ने क्रायोजेनिक तकनीक के ड्राइंग्स हमें दिए और हमने वो ड्राइंग पाकिस्तान पहुंचाने का काम कर दिया। नंबी नारायण लाख कहते रहे कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन न तो केरल पुलिस ने उसकी एक सुनी, न ही केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने सुनी, न भारत सरकार ने उनकी एक सुनी। सुनते भी कैसे, क्योंकि उन्हें फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। केस में फंसते ही इसरो के उनके साथियों ने और समाज के एक वर्ग ने भी उनका बहिष्कार कर दिया। ऑटो वाले उनके परिवार को ऑटो में नहीं बैठाते थे, यहां तक सब्जी बेचने वाला उनके परिवार के लोगों को सब्जी बेचने से भी मना कर देता था कि आप तो गद्दार हो। ऐसी विकट स्थिति उनके परिवार के ऊपर आई, उनके खुद के ऊपर आई। तब नंबी ने एक बार आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन उनके परिवार के आग्रह पर केस लड़ना जारी रखा, ताकि माथे के ऊपर लगा गद्दार और देशद्रोह का कलंक मिट सके। और हुआ भी यही। सेशन कोर्ट, उसके बाद सीबीआई, उसके बाद हाई कोर्ट, लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बारी बारी से सभी ने उनको निर्दोष ही नहीं बल्कि बाइज्जत बरी करने का काम किया। लेकिन साल 1994 से लेकर सितंबर 2018 तक, जब वे पुनः एक बार निर्दोष और निष्कलंक साबित हो गए, इन 25 सालों के अंदर नंबी नारायण ने क्या खोया, उसकी पीड़ा केवल और केवल नंबी या उसका परिवार ही समझ सकते हैं। लेकिन इस देश के किसी भी बुद्धिजीवी ने ना तो कोई चिंता जताई, नहीं किसी प्रकार की डिबेट मीडिया के अंदर हुई, नहीं जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने दो शब्द इसके ऊपर कहने भी मुनासिब नहीं समझे। क्योंकि उनके ऊपर बोलने से दरअसल किसी के वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे देश के महान वैज्ञानिक थे और देश को ऐसी तकनीक देने वाले थे जिससे भारत अमेरिका को टक्कर देने जा रहा था। खैर, भारत ने इस दौरान न केवल स्पेस तकनीक विकसित के जो राष्ट्र जो हैं उनसे पिछड़ गया, लेकिन भारत को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। यहां आपको एक और मजेदार बात बताना चाहता हूं। भारत में बैठे विदेशी एजेंट और उनके टट्टू अभी हाल ही में आर माधवन की एक जनेऊ वाली फोटो देख करके माधवन को ट्रेल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि माधवन वही शख्स हैं जो इस महान वैज्ञानिक के ऊपर फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।